देखेंगे राजस्व प्रशासन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को 7 स्रोत है, जिसको सप्तांग थ्योरी भी बोला जाता है। सप्तांग थ्योरी किसने दिया था, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितने थे, 7 थे। पहला जो था दुर्ग, दुर्ग की बात करेंगे, नगरों से प्राप्त आय। राष्ट्र जो होता था, राष्ट्र जनपदों ग्रामों से प्राप्त आय। खनी की बात करेंगे तो क्या था, खानों से प्राप्त आय। ये सप्तांग थ्योरी नहीं है, सॉरी, ठीक है, इनकम के बारे में केवल बता रहा है। हालांकि 7 गो और भी था जो कि जिसके बारे में बताया था, वो आगे चल के मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, 1 मिनट पेन चेंज करने दीजिए, ठीक है। सेतु की बात के फल फूल एवं सब्जियों से प्राप्त है। वन की बात के जंगलों से प्राप्त है। ब्रज की बात के पशुओं से प्राप्त है। वनिक की बात, वनिक पथ मतलब स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से प्राप्त आय जो था, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। मतलब राजस्व के 7 स्रोत थे, ठीक है। दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज, वनिक पथ, ठीक है। आप देखिए भूमि से प्राप्त आने वाले आय को हम लोग क्या करें, सीता, सीता जो था भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाले आय सीता कहलाती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भाग की बात करेंगे, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय जो होती है उसको भाग कहते थे। इनकी मात्रा 1/6 से लेकर 1/4 तक थी, ठीक है। जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी वहां से 1/3 करके रूप में वसूला जाता था, ठीक है। तो टैक्स कितना था भाग के ऊपर, 1/6 से लेकर 1/4। और जहाँ पे सरकार मतलब क्या करती थी, सिंचाई भी उपलब्ध करवाती थी, वहां से टैक्स कितना वसूलते थे, तो लगभग 1/3 के आसपास टैक्स को वसूला जाता था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ये मौर्य काल, सॉरी, मध्यकालीन का कौन सा शासक था जिसने मतलब सिंचाई के ऊपर भी टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। था सर, फिरोज शाह तुगलक या कोई और था। हाँ ठीक है, मौर्य में है फिरोज शाह वो, तुगलक ही दिल्ली में। सही है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ही था, एफएसटी जो था, ठीक है। उसने कौन सा टैक्स लगाया था, हक ए सर्व, क्या बोलते हैं, हक ए सर्व जो था एक प्रकार का सिंचाई कर था, जो कि 10% होता था, ठीक है। एफएसटी ने लगाया था, ठीक है। मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के कर की बात करें, परनय कर जो होता था संकट काल में प्रजा द्वारा वसूले जाने वाला कर था। संकट के काल में प्रजा के द्वारा टैक्स को वसूल को परनय बोलते थे, ठीक है। बिष्टी की बात निःशुल्क श्रम अथवा बेगार था। बिष्टी का मतलब क्या, निःशुल्क श्रम, बोले किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं, मतलब बेगारी का मतलब क्या होता है, मतलब किसे काम तो करना लेकिन किसी के पैसे के एवज में नहीं, ठीक है। उत्संग की बात के प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाला उपहार था। बलि जो था एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर था, याद रखेंगे। हृदय की बात करेंगे तो यह अनाज के रूप में न देकर नगद लिया जाता था। हृदय कैसे लिया जाता था, किस प्रकार का टैक्स था, तो ध्यान में रखेंगे किस प्रकार का टैक्स था हृदय, क्या बताएंगे, तो ये नगद होता था, ठीक है। रज्जु की बात करें तो भूमि की माप के समय में लिए जाने वाला कर था। चोर रज्जु की बात करेंगे तो चोरों को पकड़ने के लिए लिए जाने वाला कर था, मतलब लिया जाने वाला कर था चोर रज्जु। विभित की बात करेंगे चरागाह कर था। परहानि की बात करें पशुओं द्वारा चरने पे लिए जाने वाला मतलब हर्जाना था। शुल्क आयात था। वर्तनी की बात करें सीमा पे पार करने वाला लिया जाने वाला कर था। सारे को नहीं याद करना है, आप ध्यान में रखेंगे तो आप याद कीजिए, बलय को याद कर लीजिए, हिरण्य को याद कर लीजिए, विहित को याद कर, विविध को याद कर लीजिए, और इतना ही याद करके रखिए ना, ठीक है। बलि जो था एक प्रकार का धार्मिक कर था। हिरण्य जो था यह कर अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था, हिरण्य, ठीक है। और यहाँ पे विविध क्या था चारागाह के ऊपर कर था, मतलब क्या पास्टर लैंड के ऊपर जो कर लगाते थे उसको विविध बोलते थे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या था, पार्श्व जो था व्यापारी के अधिक लाभ पे वसूले जाने वाला कर था, ठीक है। अतिवाहिका की बात करें मार्गदर्शन पे कर था। गुल्म देह की बात करें सैनिकों की फीस थी। आयात कर जो होता है वस्तु के मूल्य का 1/5 भाग जो था आयात कर था, इम्पोर्टेंट है। आयातित वस्तु पे जो पुनः बाजार कर लगता था, आयातित वस्तु जो होता था उन पे फिर से बाजार कर लगता था, उसे उसे द्वार देय कहा जाता था। जो प्रवेश का मतलब कितना होता था, 1/5 भाग लिया जाता था। साथ ही भोगागम, ठीक है, सेना भाग, तरदय, ठीक है, कौष्टकय आदि अनेक प्रकार की कर की व्यवस्था थी। या जो कर को चोरी करता था उसको कौन सी सजा दी जाती थी, दंड। सजाए मौत दी जाती थी क्या दी जाती थी, सजाए मौत दी जाती थी, कि कर का चोरी करने वालों को बहुत खतरनाक सजा थी, ठीक है। सैन्य प्रशासन के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय व्यवस्था कहते हैं सैन्य विभाग था जिसमें कुल 30 सदस्य थे, ठीक है। ये 5 5 सदस्यों के अनुसार बटा गया था। 5 समिति थी, पांचों समिति में एक समिति में कितना होता था, ठीक है, 6 होता था, ठीक है। तो 5 में कितना हो गया, 5 × 6 को टोटल 30 था। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरा सामग्री यातायात व रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरा जो था पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथा समिति की ओर अश्वारोही सेनाओं की व्यवस्था करती थी।
पांचवी जो था गज सेना की व्यवस्था थी, या छठी जो थी रथों के निर्माण की व्यवस्था कर दी थी। इसलिए मौर्य साम्राज्य के समय सेना कैसी थी? चतुरंगनी सेना थी। चतुरंगनी क्या होता था? चतुरंगनी सेना थी। चतुरंगनी सेना पैदल सेना था, हाथी वाला सेना था, घोड़ा वाला सेना था, रथ वाला सेना था। ठीक है, जब चारों प्रकार के सेना जो मिलते थे तो कौन सी सेना बोलते थे? चतुरंगनी सेना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। युद्ध क्षेत्र में सेना संचालन करने वाला अधिकारी को नायक कहते थे। ठीक है, युद्ध के क्षेत्र में जो सेना का जो संचालन जो करता था उसको क्या बोलते थे? नायक बोलते थे। पैदल सेना को 6 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ध्यान, पैदल सेना को कितने भागों में बांटा? 6 भाग। पहले मॉल होता था, मृतक होता था। ठीक है, मृतक मतलब मृतक क्या होता था? तो आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना, जिनको हम क्या मर्सिनरी कहते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्लियर भाड़े आंसर की क्या होता सेना है? बोलते हैं। मर्सिनरी कहा जाता। श्रेणी बल होता था, मित्र बल होता, अमित्र बल होता था, आठवीं बल होता था। आठवीं बल, आठवीं वनवासियों की सेना होती थी, जिसको आठवीं बोलते थे। अमित्र बल के बंदी बनाए गए सैनिक जो होते थे, जिसको बंदी बना ले उसको अमित्र। मित्र बल जो होता था, मित्र राष्ट्र की सेनाएं होती थी, उसको बोलते थे। ठीक है, श्रेणी बल युद्ध में आजीविकाओं चलाने वाले को श्रेणी बल बोलते थे। मृतक का होता, आवश्यकता पड़ने पर किराए पे सेना ली जाती थी। अब मॉल जो था स्थायी सेना था। ठीक है, कौन था? मॉल जो था स्थायी सेना थे, फिर इसको राज्य सेना भी कहते हैं। ठीक है, जो हमेशा होता था। ठीक है, कभी बदलता नहीं था, हमेशा परमानेंट सैनिक। मध्यकालीन मुद्रा, मुद्रा से प्रश्न पूछता है। मौर्य की कालीन राजकीय मुद्रा पन थी, लेकिन पन क्या चीज का मुद्रा थी? पन वह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था, ध्यान में रखेंगे। मौर्यकालीन सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखें, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन जो था 48,000 पन था। प्रांतपाल जो कि राज्य में गवर्नर होते उसको 12,000 पन, अध्यक्ष का 1,000 पन, पैदल सैनिकों को 500 पन, रथिक को 200 पन, अश्वारोही को मतलब 500 पन वेतन दिया जाता था। आपको ध्यान में रखना, मंत्री का वेतन कितना था? 48,000 पन था, और कुछ नहीं, ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में केंद्रीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। चाणक्य के पूर्व से ही चली आ रही व्यवस्था ने कई परिवर्तन किए, जो बाद में राजाओं ने भी उसी प्रबंध को आगे अपनाया। ठीक है, उसी व्यवस्था को। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका मौर्य वंश क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मौर्य के बाद कौन सा वंश आएगा? अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने कर दी? क्या नाम था? रथ। बिल्कुल, मौर्य वंश की बात करें, अशोक के शासन काल से इनका झुकाव थोड़ा बौद्धिज्म की तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो शुंग वंश की जो नींव जो रखी जाएगी, तो इसका जो बात करेंगे, इसका जो शासक जो होगा, शुंग वंश का शासक जो होगा, ब्राह्मण होगा। क्या होगा? ये ब्राह्मण वंश था। ठीक है, चलिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुष्यमित्र के शासनकाल में पाटलिपुत्र के साथ साथ विदिशा भी साम्राज्य की राजधानी बनी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के साथ साथ दूसरा कौन सा राजधानी बन गया? मौर्य की राजधानी, मतलब शुंग वंश की राजधानी कौन बन गया? विदिशा। विदिशा। उसका पुत्र का नाम क्या था? उसका पुत्र अग्निमित्र। ठीक है, कौन था उसका पुत्र? अग्निमित्र। विदेशा में कुमार मात्या राजप्रतिनिधि था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पुराने कर से उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करा। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? कई बार पूछा है, VVI क्वेश्चन है ये। कितने करवाए? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इंपॉर्टेंट है। अब पुष्यमित्र के दरबार में कौन कौन रहता था? तो पाणिनि रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे? पाणिनि। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप लोग को नींद इसीलिए आने लगता है ना न्याय। क्लास में, हिस्ट्री क्लास में, क्योंकि आप लोग उसका रिप्लाई नहीं न्याय करते हो। पानी। ठीक है, बोलते रहेंगे, हमसे बात करते रहेंगे, तो नींद कभी नहीं आएगी। माइक बंद करके आराम से सुनते रहते हैं, जैसे हम बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। ठीक है, आपकी कहानी जैसे सुना रहे हैं, फिर सुनते सुनते फिर जाके खुद ही सो जाते हैं। ठीक है, तो व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, इन्होंने मतलब संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक लिखी थी। ये आपका पुष्यमित्र शुंग के मतलब योग गुरु, सॉरी, इनके जो कौन थे गुरु, कौन थे? गुरु नहीं, क्या बोल सकते हैं उनको यार? योगाचार्य पतंजलि। थे उनको। हर डॉक्टर राजा का थे। अपना, डॉक्टर नहीं था, हर राजा का अपना होता था ना दरबार में। वो कौन थे? सलाहकार हो पतंजलि थे। सकता है। नहीं 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 नहीं, उसको क्या बोलते थे? पुरोहित। पुरोहित। हाँ, पुरोहित बोलते थे। क्या बोलते थे? पुरोहित बोलते। पुरोहित को ने पतंजलि थे। ठीक है, पतंजलि किस सूत्र के मतलब वो थे? किस सूत्र के जनक है योग। पतंजलि? योग सूत्र के। ठीक है, योग सूत्र। पुष्यमित्र पतंजलि जो था, पुष्यमित्र शुंग का सेनापति था, जिसने सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए योग अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, सेनापति तो पहला बार हम सुनते हैं पतंजलि, इसी किताब में लिखा हुआ है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का सेनापति था, जिसने सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए योग अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
पुष्यमित्र शुंग ने अपने 8 पुत्रों के माध्यम से विस्तृत साम्राज्य पर राज करता था। गार्गी संहिता एवं कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम से पता चलता है कि विश्व पुष्यमित्र ने 2 बार यवनों को आक्रमण किया। मालविकाग्नि मित्रम जो है पुष्यमित्र का पुत्र था, इसका अग्निमित्र था, एक महिला थी मालविका का, ठीक है। मालविका और अग्निमित्र का प्रेम कहानी को किसमें दिखाया गया है? ये कालिदास जितना भी किताब लिखेंगे ना, सब में किसी न किसी का प्रेम कहानी होता ही होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मालविका की मित्र में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी दिखाई गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अग्निमित्र जो था बेटा था पुष्यमित्र शुंग का। यहाँ पे इसी किताब में 2 बार यवनों को पराजित किया गया था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसका पत्र कौन था? बासुमुत्र सेना का प्रतिनिधित्व किया। यवनों का सेनापति की बात करें, कौन था? मिनांडर था। कौन था? मिनांडर था, ठीक है। शुंग बौद्ध थे। शुंग बौद्ध थे। बन गया होगा ना, है ना, कुछ बहुत शुंग बौद्ध होते हैं। ब्राह्मण से था। बाद में बौद्ध को टॉलरेंस दे रहे होंगे। नहीं सर, शुंग वो तो पूरा ही ब्राह्मण चला रहा था, गौतमी वही तो, ये तो अजीब लिखा हुआ। पुण्यमित्र सहित संग शुंग वंश में 10 राजा हुए जिन्होंने पाटलिपुत्र में 118 वर्षों तक राज किया। पहला पुष्यमित्र 36 वर्ष, दूसरा अग्निमित्र जो कि उसका बेटा था, उसका बसु ज्येष्ठ था, उसके बाद था बसुमित्र था, उद्रक था, ये हटा दीजिए, ठीक है। टोटल कितने? 10 राजा, ठीक है। कितने वर्षों? 118 वर्षों तक रूल किया। अभिलेख और मुद्राओं से प्राप्त इन सभी राजाओं का अस्तित्व सिद्ध हुआ है। भागवत का उत्तराधिकारी देवभूति तब नाबालिग था, और तब मगध राज्य की शक्तिशाली पूरी तरह से मंत्री वासुदेव कन्व के हाथों में चली गई। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। वासुदेव और उसके 3 उत्तराधिकारी, ठीक है, भूमित्र, नारायण और सुशर्मा ने मगध पे राज्य किया, ठीक है। वायु पुराण के अनुसार कन्व के अंतिम राजा के बाद सुशर्मा, उसका हत्या कौन कर जाता था? सिमुक कर देगा उसकी हत्या, ठीक है। यहाँ पे लेकिन कैसे लिख दिया ऐसे, मतलब शुंग जो थे बौद्ध थे, तुम कंफ्यूज कर दिया ये। एक जगह और भी हमारे रिएक्शन किए थे, कहाँ पे किए थे? एक जगह और भी कहीं पे बोले थे ना, जैसे यहाँ पे सुधार हो सकता है। आज नहीं बोल ये रहे बड़ा डाउट कर रहा है, ठीक है। शुंग बौद्ध थे, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इन्होंने तो बौद्ध के कातलेआम करवाया था, इल्जाम लगता है इन पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, ऐसा इसके ऐसा भी बाद था सबसे पहले कि शुंग सबसे लंबा शासन किया था, ऐसा भी है कि क्वेश्चन कि शुंग का सबसे लंबा शासन चला था, मतलब प्राचीन 118 वर्ष इतिहास होता में है एकदम उसके हिसाब से तो। सबसे लंबा मगध का किसके 137 शासन वर्षों तक किसका शासन था? मौर्य का। मौर्य का शासन शायद 137 वर्षों का था शायद। देखते हैं। सिमुक ने सातवाहन वंश की राज्य की स्थापना की, जो आंध्रवासी था। नानाघाट लेक, हाँ नानाघाट लेक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आंध्र सातवाहन से संबंधित है नानाघाट लेक, ठीक है। उसे क्या बताया गया है? तो उसे राजा, ठीक है, राजा सिमुक सातवाहन कहा गया। उसने बौद्ध एवं जैन मंदिरों का निर्माण किया, ये तो ठीक है, ठीक है। सिमुक का उदय 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, किंतु अधिकांश विद्वानों ने सातवाहन वंश का उदय काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व को स्वीकार किया। कृष्ण सिमुक का छोटा भाई था। सातकर्णी प्रथम उसका पुत्र था। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था इस वंश का शक्तिशाली शासक था। पुराणों में इस वंश को आंध्र जातीय एवं आंध्र भृत्य कहा गया, किंतु इस वंश के लेखों में, ठीक है, आंध्र जातीय तथा, ठीक है, किंतु इस वंश के लेखों में आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। सांची के महास्तूप के दक्षिण तोरण पे सातकर्णी नाम का अंकित है, किंतु उनकी माता गौतमी बलशरीफ नासिक गुहालय में उनकी विजयों का वर्णन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, नासिक, ठीक है, नासिक अभिलेख का संबंध किससे? तो आंध्र सातवाहनों से है, संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसने नक नरेश नहपान को पराजित करके शकों के उसके साम्राज्य में मिला लिया था। नासिक अभिलेख किसका है? किसने इस पे लिखा है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसने? गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख, ठीक है, ध्यान में रखना है। सातवें वंश के सिंधुक, सिमुक, कृष्ण, सातकर्णी, पुलवामी, यज्ञश्री, सातकर्णी राजा हुए। सिंधुक द्वारा स्थापित सातवाहन साम्राज्य सातकर्णी प्रथम के काल तक आते आते चरमरा गया। सातकर्णी प्रथम के बाद इस वंश का इतिहास अंधकार में आच्छादित हो गया, ठीक है। तो विशेष कुछ नहीं है, संस्थापक का नाम याद रखिए, ठीक है, किस वंश का था वो ध्यान रखिए। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख याद रखिए, जो कि किस शासक से संबंधित है? किस शासक संबंधित है? सातकर्णी, ठीक है। गौतमीपुर सातकर्णी बोलते हैं ना, तो माँ के द्वारा ही लिखा गया, जो कि उन गुहालेख में सातकर्णी के विजयों का मतलब क्या करता है? चर्चा।
तो उसके बाद बात करें कनिष्क, ठीक है, ध्यान रखें कनिष्क पढ़ा देता हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है, गुप्ता नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कनिष्क की बात करेंगे तो बता गए कनिष्क, कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि विवादित है, ठीक है, पता नहीं चलता। अभी लोग के मुझसे महाराजा धीराज देवपुत्र कहा गया, कनिष्क को क्या कहा गया, कनिष्क, कनिष्क किस वंश का था, पहले कनिष्क किस वंश का था, कुषाण वंश। वो पुत्र कहा गया है, या फिर महाराजा धीराज भी बोलते हैं, कौन सा, महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। कनिष्क जो था बौद्ध मत का था, पता ही आपको, उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर बनाया, पुरुषपुर आधुनिक पेशावर है, ठीक है, में बौद्ध स्तूप बनवाकर बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा प्रकट की। कनिष्क के पूर्वज भी बौद्ध थे, उन्होंने ही बौद्ध धर्म का संदेश चीन भेजा था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके उसके सातवाहन नरेश को पराभूत किया, ठीक है, सातवाहन नरेश को पराभूत किया मतलब पराजित कर दिया। पाटलिपुत्र के राजा ने पराजित होने पर कनिष्क को गौतम बुद्ध का एक भिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पाटलिपुत्र में कौन सा मतलब बिहार था, बिहार का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ बिहार था, उस बिहार पे हमला करता है ना, तो गौतम बुद्ध का एक भिक्षा पात्र वहां से मिल जाता है उसको, प्रख्यात महाकवि अश्वघोष मिल जाता है उसको, ठीक है, एक मतलब मुर्गा मिलता है, तीन चीज वहां से लेकर आता है, ठीक है। पहले क्या मिलता है, भिक्षा पात्र मिलता है, एक मतलब अश्वघोष मिलता है, जो कि अश्वघोष ने किस पुस्तक को लिखा था, ये किस पुस्तक को लिखा था, बुद्ध चरित्र को, किसको लिखा था, बुद्ध चरित्र को लिखा था, जिसको बुद्ध चरित्र को बौद्ध का रामायण कहते हैं, ठीक है। एक चमत्कारी मुर्गा मिलता, तीन चीज मिलता है कनिष्क को, ठीक है, पाटलिपुत्र के बिहार पे जब वो अटैक करता है तो वहां पे उसको तीन चीज मिलता है, एक भिक्षा पात्र मिलता है बुद्ध का, एक अश्वघोष मिल जाता है दार्शनिक, और एक क्या मिलता है, चमत्कारी मुर्गा मिल जाता है। कनिष्क ने महाक्षत्रप, उसके नीचे प्रत्येक जनपद में क्षत्रप नियुक्त किए। पाटलिपुत्र विजय के बाद कनिष्क ने, ठीक है, खर पल्लान को महाक्षत्रपक नियुक्त किया है, ठीक है, किसे, खर पल्लान को, ठीक है। चलिए, अश्वघोष, पार्थ, चरक, ठीक है, उसके बाद संघरक्ष, माठर, नागार्जुन, वासुमित्र, धर्मतात्र, घोषक, बुद्धदेव आदि विद्वान कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है। नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलेंगे, इसको सारी चीज को ध्यान रखिए, सारे के सारे विद्वान अश्वघोष, पार्थ, चरक, संघरक्ष, माठर, नागार्जुन किसके समकालीन थे, सारे के सारे किसके समकालीन थे, तो कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क की शासनकाल की प्रमुख घटना की बात करेंगे तो कनिष्क के प्रथम काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। आयोजन काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक बौद्ध विहार में वसुमित्र की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। इस बौद्ध संगीति में ध्यान में रखिए महायान बौद्ध की व्याख्या की गई। इस संगति के पश्चात महायान संप्रदाय का उदय हुआ, ठीक है, इसके पश्चात महायान संप्रदाय की लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी, ठीक है। बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय, ठीक है, एक महायान एक हिनयान, ठीक है। हिनयान संप्रदाय जो थे बौद्ध के असली मतलब क्या थे, मतलब उनके मूल उद्देश्य को मानते थे। महायान वाला गौतम बुद्ध के मरने के बाद, ठीक है, तो इस संप्रदाय का विकास हुए थे, मतलब गौतम बुद्ध का प्रतिमा का पूजा करने लगे, जबकि बौद्धिज्म में मूर्ति पूजा का क्या था, बौद्धिज्म में मूर्ति पूजा का आपको क्या देखने को मिलता है, तो विरोध देखने को मिलता है, ठीक है। कनिष्क प्रथम फिर अस्तुत तो फिर लोग धाकारियों के, अम्बेडकर जी का पूजा पूजा क्यों करते हैं, बौद्ध धर्म जो मानते हैं। तो बोले ना, महायान वाला जो था, जी महायान बोलिए। वाला करता था, गौतम बुद्ध को देवता की तरह इन्होंने पूजना शुरू किया, जबकि हिनयान वाला उनके मूल उद्देश्यों को मानता था। जैसे श्वेतंबर और दिगंबर में, श्वेतंबर क्या निकला, एक अलग निकल गया, जबकि दिगंबर जो था मतलब पूरी तरीके से मतलब एकदम स्ट्रांगली मतलब फॉलो करता था जैनिज्म को, उसी तरह इसमें भी है। महायान वाला तो गौतम बुद्ध को देवता की तरह पूजने लगा, जबकि हिनयान वाला में नहीं है। कनिष्क प्रथम और उसके उत्तराधिकारी को लेखों में कुछ तिथियां अंकित है तथा कनिष्क प्रथम 1 से 23 वर्ष, कनिष्क द्वितीय 24 से 28 वर्ष, हुबिस्क 28 से 60 वर्ष, तथा वासुदेव 67 से 98 वर्ष। तिथि क्रम से भी स्पष्ट है कि उनके उत्तराधिकारी को उसी संवत का प्रयोग किया। कनिष्क ने विक्रम संवत की स्थापना, कनिष्क ने कौन सी संवत की स्थापना की, विक्रम संवत की स्थापना की कनिष्क ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए कुछ विद्वान विक्रम संवत 1 को उसके राजारोहण का वर्ष मानते हैं, तो कुछ चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन को, गणिताचार्य नागार्जुन की गणना के आधार पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन आरंभ किया गया था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति मतलब नागार्जुन कहते हैं इसे, गणना के आधार पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये आपको ना, ये विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है, 58 ईसा पूर्व की 70 ईसा पूर्व है ये, ठीक है, कि 78 ईस्वी में। सर 57 में था और एक शक समूह था। 78 में शक है, एडी वाला 78 है।
हाँ ठीक है। अब विक्रम संवाद 57 है शायद, 58। रखेंगे, लेकिन मेरे को यहाँ पर भी गलती लग रहा है ये। सर शक समझ मेरे को। ये शक संवत होगा ये। हाँ वही तो। ये 78 ईसा पूर्व हो जाएगा, क्योंकि विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी, ठीक है, वो हुआ था हाँ 57 58 में। बड़ा गलती दी हुआ है इतना बढ़िया किताब में। तो इसमें लिखा हुआ बहुत गलत। तो इतना गलत हमको समझ में नहीं आ रहा है, चेंज कर दे। अच्छा बुक, अच्छा बुक ले इस बिहार के लिए। कौन सा बुक पढ़ा उसको चेंज कर। केबीसी सर। ग्राउंड है केबीसी। हाँ ठीक है, एक मिनट रुके, केबीसी का एक किताब मुझे मिला है। सर को दीजिए।